स्वागत है आप सभी का पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग विश्व के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज भूकंप के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। भूकंप से संबंधित अच्छे क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, इसलिए उससे संबंधित चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा भूकंप के साथ। बात करेंगे हम लोग भूकंप की। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई भूकंप होता क्या है, किसे कहा जाता है भूकंप। तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन। भूपृष्ठ पर यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर होने वाला जो आकस्मिक कंपन होता है, अचानक कंपन होता है, वो भूकंप कहलाता है। तो परिभाषा लिखेंगे, भूपृष्ठ पर भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन होने वाला आकस्मिक कंपन। आकस्मिक मीन्स अचानक, आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है। आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो भूकंप की उत्पत्ति के दो कारक होते हैं मुख्य रूप से। एक जिसको हम लोग प्राकृतिक कारक कहते हैं, दूसरा मानव जनित कारक, अर्थात उसके लिए कहीं ना कहीं मानव उत्तरदायी होता है। और पहला कारक है प्राकृतिक कारण, यानी कि प्रकृति उसके लिए उत्तरदायी है, प्राकृतिक कारक। और दूसरा है मानव जनित कारण कारक या मानवीय कारक, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, मानवीय कारक। दो कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर हम लोग प्राकृतिक कारकों की बात करें, तो प्राकृतिक कारकों में दो कारक मुख्य रूप से हैं। एक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम लोगों ने पहले पढ़ा था, दूसरा प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। दो सिद्धांत हैं, प्लेट विवर्तनिकी और दूसरा है, ये हेरी हेस द्वारा दिया गया था, दूसरा है प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। क्या है अभी हम थोड़ी देर बाद इसको समझेंगे। प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। अगर मानवीय कारकों की बात करें, तो जलीय भार, जलीय भार और दूसरे कारकों में है परमाणु विस्फोट। हम लोग परमाणु विस्फोट करते हैं तो उसके कारण भी भूकंप आता है, परमाणु विस्फोट। तो ये उत्पत्ति के कारक रहे, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। अब प्राकृतिक कारकों में पहला है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसकी बात करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, और जब मैं यूपीएससी का बैच पढ़ा रहा था, फ्री ऑफ कॉस्ट था यूट्यूब पर, वहाँ पर मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। लेकिन ये यूपीएससी का बैच नहीं है, ये एक दिवसीय परीक्षाओं का, इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। इस सिद्धांत को 1960 में हैरी हेस ने प्रतिपादित किया। इसके प्रतिपादक का नाम है हैरी हेस, इसने 1960 में इसको प्रतिपादित किया था। प्लेटें क्या होती हैं? जो हमारा भूपृष्ठ बना हुआ है, ये बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों से बना हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी प्लेट हैं कि पूरे एक महाद्वीप की एक प्लेट कहलाएगी, एक चट्टान कहलाएगी। अब प्लेटों के बीच में तीन प्रकार की गतियां होती हैं, अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति। और तीनों ही प्रकार की गति होने पर
भूकंप की उत्पत्ति हो। अभिसारी गति, अभिसारी गति, अपसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति। अब अभिसारी गति क्या होता है? जब प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं, अर्थात उनकी गति एक दूसरे की ओर होती है, तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है अभिसारी गति। और अभिसारी गति में विनाशकारी किनारों का निर्माण होता है। इसका विनाशकारी किनारे, विनाशकारी किनारे। भूकंप की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, और बलित पर्वत निर्मित होते हैं। बलित पर्वत निर्मित होते हैं। ठीक है। अभिसारी गति में क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, इससे विनाशकारी किनारों का निर्माण होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी निर्मित होते हैं और बलित पर्वत बनते हैं। अपसारी गति में जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। अपसारी गति में, अपसारी गति में अपसारी गति में प्लेटें बेटा एक दूसरे से दूर जाती हैं। इस तरह एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब जब दूर जाएंगी तो वहां पर संरचनात्मक किनारों का निर्माण, विनाशकारी नहीं होंगे बल्कि संरचनात्मक किनारे निर्मित होंगे। संरचनात्मक किनारे। इसके अलावा भूकंप की उत्पत्ति होगी, ज्वालामुखी भी आएंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी इस चीज का अध्ययन किया था। और यहाँ पर ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हो। ब्लॉक, ठीक है। संरक्षी गति में ना तो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी ना दूर जाएंगी, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल रहकर गति करें, इस तरह ऊपर नीचे। इस क्रिया में रूपांतरित किनारे निर्मित होते हैं। रूपांतरित किनारे, भूकंप आता है लेकिन ज्वालामुखी नहीं आता, और यहाँ पर भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। तो इन तीनों प्रकार की गति में, चाहे वह अभिसारी गति हो, चाहे अपसारी गति हो, संरक्षी गति हो, तीनों ही प्रकार की अगर गति प्लेटों के मध्य होती है तो वहां पर भूकंप आएगा या आने की संभावना। तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हुआ जो कि 1960 में, 1960 में हेरी हेज द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत की। पहले समझेंगे, उसके बाद है क्या उसको लिखें। प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थता पुनश्चलन रीड साहब के द्वारा दिया गया था। ये HF रीड साहब के द्वारा सिद्धांत को दिया था प्रोफेसर
एफ रीड ने प्रोफेसर एच एफ रीड ने यह सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत क्या कहता है समझिए। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग है, भूपृष्ठ है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, ये हम लोगों को मालूम है। मैग्मा, जब मैग्मा अत्यधिक ताप पर होता है तब इसका आयतन बढ़ता है। अब इसका क्या होता है, आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने के कारण ये भूपृष्ठ पर लगाता है प्रेशर, भूपृष्ठ पर बल लगाता है। और जब ये कुछ टेम्परेचर डाउन होता है तो वापस अपनी अवस्था में आ जाता है। तो एक तरह से ये भूपृष्ठ पर धक्का लगाता है। भूपृष्ठ पर मैग्मा प्रसारित होकर, तापमान बढ़ने के कारण प्रसारित होकर जो भूपृष्ठ है उस पर एक फोर्स लगाता है, और यही फोर्स भूकंप के रूप में परिणत होता है। यही फोर्स भूकंप के रूप में परिणत होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म तथा तप्त मैग्मा गर्म तथा तप्त मैग्मा में आयतनी प्रसार होता है। आयतनी प्रसार होता है। आयतनी प्रसार होता है। तो इस प्रकार तो इस प्रकार के कारण तो इस प्रकार या इस प्रसार के कारण तो इस प्रसार के इस प्रसार के तो इस प्रसार के कारण ऊपरी चट्टानों में तनाव पड़ता है। ऊपरी चट्टानों में तनाव पड़ता है। तनाव पड़ता प्रत्येक चट्टान में तनाव प्रत्येक चट्टान में तनाव सहने की एक क्षमता होती है। तनाव सहने क्षमता होती है। क्षमता होती है। उसके बाद उसके बाद यदि तनाव बल यदि तनाव बल उसके बाद यदि तनाव बल और अधिक हो जाए तो और अधिक हो जाए तो और अधिक हो जाए तो चट्टान टूट जाती है। तो चट्टान टूट जाती है। तो चट्टान टूट जाती है और और टूटा हुआ भाग
टूटा हुआ भाग पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता, पुनः अपने स्थान पर, पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता, वापस जाता है, पुनः अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इस प्रकार चट्टान में, इस प्रकार चट्टान में, इस प्रकार चट्टान में घर्षण की घटनाएं होती हैं। घर्षण होता है टूटना और जुड़ना, घर्षण की घटनाएं होती, घर्षण की घटना होती हैं, होती हैं और भूकंप आता है, और भूकंप, और भूकंप आता है। ठीक है। तो प्रत्यास्थता पुनर्चलन सिद्धांत क्या है कि भाई जब बल लगा, जैसे मैग्मा प्रसार हुआ, मैग्मा के प्रसार होने से उसमें एक तनाव बल लगता है और तनाव बल के कारण वो चट्टान टूट जाती है। टूटने के पश्चात पुनः वापस आती है अपने स्थान पर, और ये टूटना और वापस आने की क्रिया में उसमें जो आपका एक तरह से घर्षण की क्रिया होगी और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप भूकंप आएगा। ठीक है। अब अगर हम मानवीय कारकों की बात करें तो मानवीय कारकों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परमाणु विस्फोट है एक। दूसरा हम लोगों ने बात की थी जलीय भार। जब हम किसी बांध का निर्माण करते हैं तो बांध को निर्माण करने के पीछे हम एक जलाशयों का निर्माण करते हैं जिसमें जल का संग्रह करते हैं। यदि उस जगह की चट्टान कमजोर हुई तो उस जल के भार को सह नहीं पाएगी और वह टूट जाएगी। टूटने की इस क्रिया के परिणाम स्वरूप वहां पर फिर भूकंप आएगा। तो हम लोग मानवीय कारकों को देखते हैं। मानवीय कारक, मानवीय कारक, मानवीय कारक में देखेंगे कृत्रिम या मानव निर्मित भूकंप, या मानव निर्मित भूकंप मानवीय क्रियाओं की, मानवीय क्रियाओं की मानवीय क्रियाओं की अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं। अवैज्ञानिकता, अवैज्ञानिकता के प्रमाण होते हैं या परिणाम होते हैं। अवैज्ञानिकता के परिणाम होते हैं मतलब उसको हम साइंटिफिकली ना करें, बस ज़्यादा कर दें या उस जगह की रिसर्च किए बगैर कोई मानवीय क्रियाएं कर दें, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पर हमारा भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। देखेंगे इस संदर्भ में, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में विवर्तनिकी रूप से, विवर्तनिकी रूप से अस्थिर प्रदेशों में, अस्थिर प्रदेशों में, अस्थिर प्रदेशों में सड़कों
कोमा बांधों, कोमा विशाल जलाशयों, विशाल जलाशयों, आदि के निर्माण का उदाहरण लिया जा सकता है। आदि के निर्माण का उदाहरण लिया जा सकता, लिया जा सकता है। जैसे 1967 में महाराष्ट्र में कोयना में एक भूकंप आया था। अब वहां पर यह स्थान जो है दक्कन का प्रायद्वीपीय भाग है, ये भूकंप के लिए स्थिर माना जाता है। यहाँ भूकंप आमतौर पर आते नहीं है। फिर देखा गया कि भाई इसका पीछे कारण क्या था, तो कोयना बांध के कारण भूकंप आया था। ठीक है, तो एक उदाहरण लिखेंगे लिखेंगे भारत में, भारत में दक्कन के, दक्कन के प्रायद्वीपीय भाग को, दक्कन के प्रायद्वीपीय भाग को आमतौर पर, आमतौर पर स्थिर भाग माना गया, स्थिर भाग माना गया था। लेकिन 1967 1967 में महाराष्ट्र, हालांकि ये थ्योरी भी अब गलत साबित हुई है, महाराष्ट्र में कोयना बांध के कारण, कोयना बांध के कारण भूकंप आया था, भूकंप आया था। ठीक है, उसी प्रकार 1993 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में, महाराष्ट्र के लातूर जिले में भूकंप आया था, भूकंप आया था। ठीक है, अब भूकंपीय तरंगों के बारे में मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि कहाँ कहाँ पर भूकंप आता है और भूकंप की कौन कौन सी तरंगे होती है। तो पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, ये सब चीज हम लोग अपने देख चुके हैं पहले की कक्षाओं में। अब इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, जिसको भी देखना हो वो ज्वालामुखी को देख ले और ज्वालामुखी क्रियाओं को समझ ले, उसके बाद फिर इसको आप लोग आगे देख लेंगे। अब कई बार ये होता है कि भूकंप का मापन कैसे किया जाए, तो उसके लिए दो पैमाने मापे जाते हैं, एक मर्कली पैमाना, दूसरा रिएक्टर स्केल। जो रिएक्टर स्केल होता है वो खुला पैमाना माना जाता है, जबकि मर्कली पैमाना एक बंद पैमाना माना जाता है। ठीक है, तो भूकंप मापी कौन कौन से होते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। भूकंप मापी, हालांकि भूकंप का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। भूकंप कब आएगा इसको बता पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी कुछ रिसर्च से यह मालूम पड़ता है कि भूकंप के आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। अगर रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ रही हो तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्थान पर भूकंप आ सकता है। ठीक है, लिखवा देंगे अभी हम। तो भूकंप मापी में लिखिएगा मरकली पैमाना,
मर्केली पैमाना। दूसरा रिएक्टर पैमाना या रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना। जो मर्कली पैमाना है 1902 में इटली के मर्केली साहब ने इसको दिया था। मर्केली कहाँ के हैं? इटली के। ये क्या है? ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर बनाया गया है। मतलब जो हम लोग अनुभव करते हैं कि ज्यादा है, कम आया, ज्यादा तीव्रता का आया, कम तीव्रता का आया, जो अनुभव करते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर। अनुभव के आधार पर ये गुणात्मक होता है, गुण पर आधारित होता है। ये गुणात्मक पैमाना होता है। इसका स्केल 1 से लेकर 12 तक चलता है। 1 से 12 तक के भूकंप का माप। भूकंप का माप। ठीक है, ये एक बंद पैमाना माना जाता है। ये अशुद्ध पैमाना है। अशुद्ध पैमाना है। ठीक है, अगर रिएक्टर की बात करें तो 1934-35 में चार्ल्स रिक्टर चार्ल्स रिक्टर जो कि फ्रांस के थे, उन्होंने दिया। ये ऊर्जा की मात्रा के आधार पर। ऊर्जा मात्रा के आधार पर। ऊर्जा की मात्रा के आधार पर है। ये वो गुणात्मक था, ये मात्रात्मक है, था मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका अगर पैमाना देखें तो 0.1 से लेकर 9.9 तक माना जाता है। ये एक खुला पैमाना है। खुला पैमाना। और ये एक शुद्ध पैमाना है। शुद्ध पैमाना। ठीक है, अब एक नोट लिखवा देते हैं जो हम लोगों ने बात की। नोट की बात करें तो लिखेंगे भूकंप आने से पहले। भूकंप आने से पहले पहले वायुमंडल में वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा। रेडोन रेडोन गैस की मात्रा गैस की मात्रा रेडोन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है। तो इससे हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं। अगर रेडोन गैस बढ़ जाए वायुमंडल में तो समझा जाएगा कि वहां पर भूकंप आ सकता है। ठीक है, अब किन क्षेत्रों में आता है? उन क्षेत्रों में आता है जहां पर ज्वालामुखी आते हैं।
तो ज्वालामुखी वाले आप क्लास को देखिएगा, उसमें हम लोगों ने ज्वालामुखी के क्षेत्रों का अध्ययन किया है। तो जिन जिन क्षेत्रों पर ज्वालामुखी आता है वहां पर भूकंप भी आता है। तो आज हमारी भूकंप की क्लास यहाँ समाप्त होती है। इसके सारे पॉइंट्स आप लोग लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, और यहाँ से परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षाओं में पर्वत के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कक्षा।